क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराए जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स 12th एटम कर रहे थे, और उसके बहुत सारे चीज़ें कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिया। आगे चल रहे हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे। ठीक है, अच्छा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक कर रहे थे। क्या था, हम लोगों ने एक रिलेशन ड्राइव किया था, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन nth ऑर्बिट या nth सेल पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी निकालते हैं। और जो टोटल एनर्जी होता है वो हम लोगों ने लिखा था पिछले क्लास में। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था माइनस KZE² अपॉन 2R। ठीक है, ये हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया था। और R का जो है रेडियस या डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये R का जो रिलेशन हम लोग निकाला था। और वो जो R का जो वैल्यू था हमारा, वो हमारा जो वैल्यू ऑलरेडी डिराइव कर रखा है वो है n² h² अपॉन 4π² MKZE²। ठीक है, ये रेडियस का हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया। इसका हम लोगों ने बहुत सारे सिंप्लीफाई करके रिलेशन में लिखा था। इस R का वैल्यू जब यहाँ डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा -KZE² अपॉन 2। इसको जब नीचे के फिल करेंगे तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी किया है, फिर से मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 है और R की जगह पे ये वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4π² MKZE² अपॉन n² h²। ठीक है ना, ये वैल्यू हमने डाल दिया। इसको अगर हम लोग इससे 2 से कैंसिल कर देते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। और एक एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा माइनस 2π² MK² Z² e⁴ अपॉन n² h²। कितनी बात सुनने, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है एनर्जी का। ये Z हम लोगों ने लिया है एटॉमिक नंबर, मगर हाइड्रोजन के लिए चूँकि हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। ये जो एनर्जी का रिलेशन है अब इसमें शेल के टर्म में आ गया। क्या चीज़ देखिए, 2π MKZEH, ये सब कांस्टेंट टर्म है। और ये n जो है ना शेल बताएगा, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, कौन से शेल का एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा n बताएगा। ठीक है, तो अगर हम जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको डाल दें, सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा वो मैं भी कर रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई। एनर्जी ऑफ n सेल, ये n सेल के लिए कर सकते हैं, -2π का वैल्यू होता है 3.14 का स्क्वायर, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 10⁻⁻31 kg। ये यूनिट हटा देते हैं, ऐसे ही खाली वैल्यू डालते हैं। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? ठीक है, k का वैल्यू डालते हैं तो कितना आ जाएगा, k है हमारा 9 × 10⁻9 का होल स्क्वायर, और z तो हम लोग 1 ले लेते हैं, और e जो है
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 का 4 पावर ये कर दिया। और ये h है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। और ये n जो है ऐसे ही हम लोग 1/n² अलग कर लेते हैं, n को अलग कर लेते हैं शेल के टर्म में। कितनी बात समझ में? इन सब का वैल्यू डाल के जब सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली जो वैल्यू आता है वो दे रखा -21.76 अपॉन n² जूल। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा ही वैल्यू। ठीक है, कितना आ गया? -21.76 जूल अपॉन n²। n है कौन से शेल का निकालना चाहते हैं। आमतौर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में या मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो -21.76 को 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। ये n² को अलग कर लिया, n² को। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एनर्जी ऑफ n शेल आएगा हमारा, ये दे रखा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। ये एक हमारा फाइनल फार्मूला आ जाता है एनर्जी ऑफ nth शेल nth ऑर्बिट के लिए। कितनी बात समझ में? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, क्योंकि एक रिलेशन दे रखा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होता है तो 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते। तो ये जूल में था, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना था तो डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, और अगर कन्वर्ट करना होता है जूल में तो मल्टीप्लाई कर देते। कितना समझ में आया? इसे नोट करिए, इसे ये समझ में आ गया। ये हमारा नेल बोर ने एनर्जी कैलकुलेट करने का रिलेशन दिया है, इससे हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। नेल बोर का ज़्यादा अब सभी वक्त जितना भी कंसेप्ट उसने एक्सप्लेन किया है वो सभी हाइड्रोजन के लिए किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट के लिए नहीं किया। यहाँ पे हम लोगों ने Z जो है ना एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं 1। अगर दूसरा एलिमेंट लेंगे तो उसका Z का जो वैल्यू होगा एटॉमिक नंबर जो होगा उसे डालेंगे और स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग Z को इंक्लूड करके फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख लेंगे इसको एनर्जी के लिए, कि सपोज करो कोई और दूसरे एलिमेंट के लिए अगर दे दिया तो फिर कैसे निकालेंगे? तो फॉर एटम अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या दे रखा है? एनर्जी इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन है याद रखिएगा। ठीक है, 2π² mk² e⁻⁴ अपॉन h²। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे एक साथ कर लेते हैं। फिर ये z² n²। ठीक है, यहाँ पे z चूँकि 1 था तो इसलिए इसका 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड को वैल्यू उतनी आएगा। इसका मतलब ये है कि सबका वैल्यू डालेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z² अपॉन n²। ये हमारा फॉर्मूल वैल्यू आ जाएगा। और जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होगा वह यहाँ डालेंगे, और कौन से शेल का यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल का निकालना चाहते हैं वो हम लोग इसको यहाँ डाल के निकालेंगे। कितनी बात सुनी? ये nth शेल के लिए हो गया, nth शेल के लिए एनर्जी, कौन सा शेल का एनर्जी निकालना उसके लिए फॉर्मूला होगा। और ये हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर दूसरा है तो उसके लिए ये हो गया। ठीक है, आगे चले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल का कितना एनर्जी होता है। वो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, एनर्जी ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स और शेल्स। ठीक है, तो हम वो करने जा रहे हैं। इसे मिटा दें इसे। ये एनर्जी फॉर डिफरेंट शेल, अलग अलग शेल पे कितना एनर्जी होगा उसको हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं
कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल और 6, 7 तक जाते जाते वो ख़त्म हो जाते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग 7 पीरियड्स यूज़ करते, याद तो होगा क्लासिफिकेशन में 7 पीरियड्स है, यानी 7 शेल तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 6 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको आगे समझाऊंगा, पहले मैं बता रहा हूँ कि मान लो फर्स्ट शेल फॉर n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 लिखेंगे तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे n का वैल्यू -13.6, 1 का स्क्वायर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट शेल का एनर्जी होता है। माइनस इसलिए है कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों में अट्रैक्शन होता है। जब भी कभी अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है तो वहाँ पे जो एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। जब रिपल्सिव फोर्स काम करता है तो वहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव होता है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो चाहे दोनों नेगेटिव चार्ज हो। रिपल्सिव फोर्स होगा तो पॉजिटिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो नेगेटिव होगा। तो ये पहले शेल का एनर्जी हो गया। दूसरा फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है, E2 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 कर लिया तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ये, ठीक है ना। फॉर n इज इक्वल टू 3, एनर्जी ऑफ थर्ड शेल इज इक्वल टू -13.6 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही फॉर n इज इक्वल टू 4, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल जो है -13.6, 4 का स्क्वायर 16, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और ये जो डिवाइड करेंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये, ठीक। सेम वे n इज इक्वल टू 5 अगर लेते हैं तो एनर्जी ऑफ फिफ्थ शेल क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन 25 और इसे जब डिवाइड करेंगे तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं n इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो एनर्जी ऑफ सिक्स सेल इज इक्वल टू -13.6, 6 का स्क्वायर 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 6 शेल तक हम लोग लेते हैं एनर्जी, क्योंकि 7 शेल लास्ट शेल है, ठीक है। तो ये एनर्जी हम लोग याद रख सकते हैं। फर्स्ट शेल की एनर्जी कितने हैं, -13.6, सेकेंड का है -3.4, थर्ड का है -1.51, फोर्थ का -0.85, फिफ्थ का -0.54, सेवन्थ का, सिक्स का -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको अगर हम लोग डायग्राम बना के दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, अगर हम लोग इसको शेल वाइज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ, इसे मिटा देते हैं। ये दे रखा हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये हमारा फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है हम लोगों ने लिया, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इसका सेकेंड शेल है, ठीक है, इसका जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा ही थर्ड शेल की जो एनर्जी होगी, ठीक है, E3 इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और फोर्थ शेल की ऐसे हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। फोर्थ शेल की जो एनर्जी है E4 इज इक्वल टू
माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 6 शेल की एनर्जी, फिफ्थ शेल की एनर्जी होगी E5 इज इक्वल टू माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 6 की एनर्जी है ये A6 इज इक्वल टू माइनस 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग ऐसे भी एक रिप्रेजेंटेशन से याद रख सकते हैं आसानी के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग शेल का एनर्जी दे रखा हमारा, नोट कर लीजिए इसे। ये हमारा एनर्जी का हम लोगों ने शेल को दिखाया है, इसको और भी बहुत सारे तरीके से दिखा सकते हैं। आगे बताते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी शेल पे है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल पे है, वो इलेक्ट्रॉन उस शेल पे क्यों है। नेल बोर ने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन उस शेल पे इसलिए है कि उसका एंगुलर मोमेंटम ही इतना है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल पे है, इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है, तो बड़े हायर शेल पे आया है। और जिसका एंगुलर मोमेंटम कम होगा तो वो लोअर शेल पे आएगा, कम से कम नीचे वाला शेल पे आएगा। कितनी बात सुन में आई। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी शेल पे है वो इसलिए है कि उसका एंगुलर मोमेंटम उसी शेल के रिस्पेक्ट में है। ठीक, अगर किसी इलेक्ट्रॉन, देखो एक तो होता है एनर्जी, जो एंगुलर मोमेंटम होता है कंजर्व होता है। कोई भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन कर सकता है। नेल बोर ने जैसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को उसने आगे बढ़ाया था। तो कोई इलेक्ट्रॉन है जिस शेल पे भी है उसका एंगुलर मोमेंटम होता है और वो उसी की वजह से उस पे है। कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो जो एनर्जी गैप है, जैसे इसमें जो है, जैसे हम लोग फर्स्ट शेल सेकंड शेल, ये फर्स्ट शेल का एनर्जी कितना है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये सेकंड शेल का माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें कौन सा ज़्यादा एनर्जी है, ये माइनस में कम है, ये माइनस में ज़्यादा। तो जितना माइनस में ज़्यादा होगा वो उतना ही कम होगा। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है, सेकेंड शेल का एनर्जी ज़्यादा है, थर्ड का उससे भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम लोग अपर शेल पे जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ता जा रहा है। इन दो शेल के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, अगर उतना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को जो फर्स्ट शेल पे है, ठीक है ना, अगर उतना एनर्जी दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट से सेकंड पे जा सकता है, हायर शेल पे जा सकता है जंप करके। लेकिन जो उसका ग्राउंड स्टेट है, जैसे जो शेल उसको अलॉटेड किया गया है एंगुलर मोमेंटम की वजह से, वो उसका ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल पे है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। वो उससे अब ग्राउंड से नीचे तो नहीं जा सकता है, वो ऊपर जा सकता है। कितनी बात सुन में। तो वो ऊपर जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। अगर कहीं से भी कोई सोर्स से एनर्जी मिलता है और इतना एनर्जी जो इसके इन दो शेल के बीच का एनर्जी का गैप है, अगर उतना एनर्जी मिलेगा तो वह इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ पे जा सकता है। फोर्थ से फिफ्थ में एनर्जी गैप भी है, अगर उतना एनर्जी और मिल जाए तो वो फिफ्थ पे भी जा सकता है, सिक्स पे भी जा सकता है, सिक्स पे भी जा सकता है और एटम से बाहर भी निकल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देंगे तो अपने ग्राउंड स्टेट से अपर या हायर स्टेट में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट जो है ना टेम्पररी स्टेट होता, वो बहुत देर तक वहाँ रुक नहीं सकता। जब तक एनर्जी मिलेगा या जब तक एनर्जी है सप्लाई बाहर से, तब तक तो वो उस पर है। जैसे सप्लाई ख़त्म होगा वो एनर्जी रिलीज करके दोबारा वो अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब कभी इलेक्ट्रॉन को जंप कराना एक शेल से दूसरे शेल पे, तो उन दोनों शेल के बीच का कितना एनर्जी का डिफरेंस है, वो एनर्जी, उतना एनर्जी देंगे तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से अपर यानी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, अपर एनर्जी लेवल पे जा सकता है। अब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल पे, हम चाहते हैं उसको एनर्जी कितना एनर्जी दे कि वो सेकेंड शेल पे चला जाए, कितना एनर्जी दिया जाए कि वो सेकेंड शेल पे चला जाएगा। तो कितना चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कितनी बात सुन रही। E2 का वैल्यू कितना माइनस 3.4, फिर माइनस 13.6, ठीक है ना, ये आ जाएगा माइनस 3.4 प्लस 13.6, कितना आ जाएगा ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल पे है 10.2 इलेक्ट्रॉन और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो वो जंप करके सेकेंड शेल पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 10.2 से कम देंगे तो वो जंप करके जाएगा नहीं। 10.2 या उससे ज़्यादा हो तब तो वो जंप करके इस पे चला जाएगा, लेकिन उससे कम होगा, मान लो 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, नहीं जाएगा, वो इसी जगह रहेगा वो। तो क्या बताया, अगर मान लो इन दोनों के बीच में तो E3 माइनस E2 निकाल लेंगे, कितना एनर्जी चाहिए, तो वो वहाँ से जंप करके वहाँ चला जाएगा थर्ड पे। E4 माइनस E3 निकालेंगे, वो दिखाएगा थर्ड से फोर्थ में जाने में कितना एनर्जी की ज़रूरत है। और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट होता है। केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, कितनी बार सुनी, तो ये इसका एक्साइटेड स्टेट होता है। ये जो एक्साइटेड स्टेट है हमने बताया टेम्पररी स्टेट है। अगर हम लोग चाहें तो इसको कहानी से भी समझ सकते हैं, कहानी से भी समझ सकते हैं। क्या समझ कहानी है इसको समझने के लिए, जैसे मान लो एक शादी में दावत मिले, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं और अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ फंक्शन भी है, ठीक है ना। जैसे अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग फैमिली है तो उसके शादी और उसका अरेंजमेंट बड़ा अलग होगा, ठीक है ना। मॉडरेट है या वीक है तो वो अपने हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। मान लो एक फैमिली है जो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके शहरों में उसका नाम है, शहर में उसका नाम है, तो ज़ाहिर है उसके जब शादी होंगे तो बहुत ही बड़े लेवल पे हर तरह की चीज़ें होंगे। अब क्या हुआ कि एक फैमिली को दावत मिलता है, मान लो वो फैमिली भी ठीक ठाक है, तो उसके फैमिली को दावत मिलेगा, तो सब घर भर के सबको दावत दिया गया, ठीक है ना, सबको दावत दिया गया, किसी किसी को मेंबर वाइज देते हैं, ठीक, कितनी बात सुन में आई। तो एक आदमी जैसे उसके बहुत ही खास था, तो बोला सब आना, आप लोग घर के सभी लोग आना। तो उनके घर में काम कर मेड भी होते हैं, ठीक है ना, और मेड की भी अपनी फैमिली होती है, वो लोग अपने बिल्डिंग के बाहर एक अपना घर दे देते हैं कि आप लोग यहाँ रहना, ठीक है ना, दिन भर के लिए वो लोग रखते हैं। ऐसे भी है, बहुत सारी फैमिली है कि उनका अपना पर्सनल जो घर होता है उसके सामने मेड का भी घर बना देते हैं, वो सब वहाँ पे रहते हैं, अपना अपना जिनका काम है, पता चला उनका हस्बैंड मालिक का गाड़ी चलाता है, ड्राइव करता है, ऐसे भी है, बच्चे भी और सारे काम करते हैं, और जो लेडीज़ है वो घर की सफाई में काम करती है। अब सबको दावत मिल गया, ठीक है ना, अब सब जा रहे दावत में, और अब जो अरेंजमेंट है एक बहुत बड़े होटल में किया जा रहा है, बहुत बड़े होटल में अरेंजमेंट किया जा रहा है। अब जाहिर है सब लोग जा रहे हैं तो सब अपने अपने हिसाब से जाएंगे, ठीक है, जो लोग पैसे वाले हैं ठीक ठाक है तो उनके कपड़े ड्रेसेस सब अच्छे रहेंगे, ठीक है, और जो मान लो बेचारा जो मेड है तो उसके कपड़े भी अपने हिसाब से होंगे, वो सैंडल चप्पल पहन के चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं कि वैसा ड्रेस करे, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जा रहे हैं तो जो एंट्रेंस है वहाँ पे एक कारपेट बिछा हुआ है, ठीक है ना, एंट्रेंस पे वो जहाँ पे से, अब वो जाहिर है वो जो मेड है या गरीब आदमी जिसको दावत में मालिक के साथ उनको भी बुलाया गया है, अब वो जा रहे हैं तो कारपेट पे जा रहे हैं, कभी जैसे कारपेट पे सोया नहीं होगा ऐसे कारपेट पे वो चप्पल पहन के चले जा रहे हैं, नहीं, तो उस वक्त उसकी फीलिंग क्या होगी, वो क्या फील कर रहा होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ा तो बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, और फूल और खुशबू फेंक रहे हैं उसके ऊपर, और रोज़ भी दे रहे हैं। अब वो एक मेड जो रोज़ बर्तन धोते कपड़े धोते या उसके हस्बैंड, उसको एक फूल मिल रहा है, गुलाब के शावरिंग हो रही है गुलाब पानी से, तो उसको कैसा महसूस हो रहा होगा, वो थोड़ी देर में पता नहीं क्या कहाँ सोच ज़मीन से निकल के कहीं और निकल जाएगा, उसकी सोच की दुनिया, नहीं, ऐसा होता है। फिर अंदर गया, ओ बड़े अच्छे से रिसेप्शनिस्ट हॉल और वो अरेंजमेंट देख के ओ समझ में नहीं आ रहा मैं ज़मीन पे हूँ या आसमान में हूँ। नहीं, जो लोग बड़े लोग होते हैं वो तो जाते रहते हैं पार्टी में, क्लब में, होटलों में, उनके तो इनवाइट होते रहते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है कौन पूछता उनको। लेकिन मान लो वो मालिक के साथ चला गया तो उसके तो सातवें आसमान पे दिमाग, मतलब वो ऐसा पता चला खाने में इतने सारे डिश है जब कोई देखा ही नहीं था, वो वहाँ देख रहा, और इतने डिश खा के बेचारा भूख के खाते खाते थक गया, अभी भी बहुत सारे बच गए। आजकल शादी में देखते हैं ना, वेज इधर है, नॉन वेज इधर है, तो ये रिफ्रेशमेंट ये है तो वो है, क्या क्या। अब पीने में देखो, कोई कॉफ़ी पिलाता है, चाय पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, आइसक्रीम खिलाता है, वो बता खा खा के थक जाएंगे इतनी दावत में, नहीं।
तो जो आदमी कम खाया, कभी ऐसा मिलता नहीं है ज़्यादा अच्छा, ऐसे पे तो वो फिर कहाँ से कहाँ, उसकी सोच, कहने का मतलब ये है कि ऐसे सिचुएशन में उसका सोच बहुत ऊपर चला जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो ख्वाब लगने लगता उसका। मगर क्या है कि फंक्शन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चलेंगे, ठीक है, और हर लोग उस मेड को भी, जो दिन भर बर्तन होते उस मेड को भी हर आदमी आके पूछता होगा, मैम आपको ये चाहिए नहीं, ठीक है ना। जो सर्विस दे रहा वो उनसे भी ज़्यादा अच्छे कपड़े, वेल ड्रेस्ड, वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन्ड है, वो उसको सर्विस दे रहा है कीर्तिवासन में। लेकिन ये जो है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर सब अपने अपने घर को लौटेंगे, आप लौट चले नहीं, तो मेड भी और वो छोटे, और हम तो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं शादियों में इनवाइट होते हैं, उनके अलग अलग सिचुएशन होते हैं लाइफ के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कश्मकश में ज़िंदगी के, मगर दावत आया तो दावत में अब चले गए हैं, लेकिन ज़िंदगी के ना जाने किस पल में, किस हालात में, कश्मकश में ज़िंदगी चल रही है। पर थोड़ी देर के लिए ऐसा देख के सोचते हैं, अरे कोई बात नहीं, मर गया तो क्या हुआ, ऐसा खा के जाऊँगा आज, ठीक है ना, ठीक है ना। ये भी हमारे नसीब में एक शाम लिखा है, ऐसे शाम का मज़ा लो, छोड़ो ज़िंदगी में क्या रखा है, जो होना है वो तो होगा ही होगा। नहीं, ऐसा भी तो होता होगा, ऐसे भी हालात होते होंगे। एनीवे, तो वो जो फंक्शन ख़त्म हो गया, अब वो मेड जो है या उस तरह के लोग हैं, फिर उसी तरह से वापस चलेंगे जिस तरह से वापस अंदर गए थे, वापस आएंगे, वापस जाएंगे, कारपेट से बाहर निकल जाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे, फिर उसी झोपड़पट्टी में पहुंच जाएंगे जहाँ से आए थे, ठीक है। तो वो ग्राउंड स्टेट में चले गए। वो अभी क्या था, जो फंक्शन हॉल में वो एक्साइटेड स्टेट में थे, तो ग्राउंड स्टेट में उसका स्टेबिलिटी है, वो वहाँ लॉन्ग टाइम रह सकता है, लेकिन एक्साइटेड में लॉन्ग टाइम नहीं रह सकते। आप शादी खाने में बहुत देर तक नहीं सकते, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको खाली करना है, ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको एनर्जी देंगे तो वो जंप करके अपर या हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच तो जाएगा, मगर लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकता वो फौरन ही वापस, जैसे सिचुएशन चेंज होगा वो वापस ग्राउंड स्टेट पे चला जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, तो वो दोबारा, तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके एनर्जी अगर मिलता है तो फर्स्ट से सेकंड पे जा सकता है, सेकंड से थर्ड पे जा सकता है, थर्ड से फोर्थ पे भी जा सकता है, जितना उसको एनर्जी मिलता है उसके हिसाब से। कभी कभी तो ऐसा 5, 6, 7 एटम से बाहर ही चला गया था ना, एनर्जी मिला कि वो एटम से बाहर ही निकल गया, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। केमिस्ट्री में पढ़ा तो होगा, आयनाइजेशन एनर्जी।